चलिए धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का सत्र। आज से ये एक बिल्कुल ही नए प्रकार का सत्र का प्रारंभ हमने किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सत्र की ज़रूरत सबको थी। जैसा कि इनविटेशन लिंक में आप लोगों ने देखा होगा, सत्र का नाम हमने रखा है 1% बेटर देन यस्टरडे। मतलब कल जो भी मैं था, आज उससे 1% बेटर रहूँगा। आगे आने वाले कुछ सत्रों में इस 1% बेटर देन यस्टरडे के कॉन्सेप्ट के साथ मैं हर रोज़ आपको कुछ हेल्थ साइंस से जुड़े हुए ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो 100% ऑथेंटिक है। और दूसरी बात कि इन सेशंस में एक भी ऐसा सेशन नहीं होगा जो पहले आपने कभी सुना भी होगा। आज प्रथम दिन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम लगेगा, तो इसलिए आज का सत्र हम लोग आधे घंटे का 30 मिनट का रखेंगे। आगामी कल से यह सत्र जो है 15 मिनट का रहेगा। इस 15 मिनट में हम लोग किसी भी तरह का कोई क्वेरी नहीं करेंगे, किसी पेशेंट को लेके, किसी ट्रीटमेंट को लेके। क्वेरी के लिए अलग से सत्र हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन जैसे भी होगा हम लोग आयोजित करते रहेंगे। ये सत्र 15 मिनट का बस प्योरली एजुकेशनल सत्र होगा। जैसे कि मान लीजिए जो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स करते हैं, जैसे आरोग्य पीठ का आरोग्य पाठशाला है, जल्द आराम का है, न्यूरोथेरेपी का, ऐसे बहुत सारे मेंटर्स का ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो सिर्फ आप देख सकते हैं। आपको कुछ जानकारी लेनी है तो अलग से फ़ोन करिए। तो हमारा यह सत्र भी इसी प्रकार का रहेगा। इसमें 15 मिनट के अंदर मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको कुछ नई से नई जानकारी दे सकूं। और इसी के तहत आज जो टॉपिक है, ये सबसे उलझा हुआ टॉपिक है, मेडिकल साइंस का सबसे उलझा हुआ टॉपिक है, जिसको कि आज मैं चाहता हूं कि प्रथम दिन ही हम लोग इसको कंप्लीट कर ले। हो सकता है 15 मिनट की जगह 20 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं है। तो प्रारंभ करें आज का सत्र। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, प्रारंभ करते हैं आप आज का सत्र। तो आज का जो टॉपिक है वो हम सभी के लिए बहुत उलझा हुआ विषय है, और इस टॉपिक का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी एक ईमानदारी वाली बात, मैं अगर आप में से किसी से भी पूछूं कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है बताइए, तो सच्ची बताता हूं, कुल मिला के याद आएगा एसिटिल कोलाइन। इसके एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है। मैं कहूं अगर सेकंड कोई और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए तो 5 मिनट सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग में से किसी को याद हो तो बताइए। नहीं याद होगा, या फिर याद भी होगा तो मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, क्योंकि अभी आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारी पूरी बॉडी सेल अर्थात कोशिका से बनी हुई है। मैक्सिमम जो सेल है वो कॉमन है, एक ही जैसे है लगभग। परंतु कुछ सेल जो है वो महत्वपूर्ण है और अलग तरह के हैं। जैसे अब पूरी बॉडी में हमारा स्किन है, तो स्किन की जहाँ की भी सेल लेंगे लगभग एक ही तरह की होगी। मसल्स की जहाँ की सेल लेंगे एक ही तरह की होगी। वेन आर्टरीज की अगर सेल को इकट्ठा करेंगे तो पूरी बॉडी में एक ही जैसा होगा। ब्लड के सेल्स को इकट्ठा करेंगे तो पूरी बॉडी में एक ही जैसा होगा। हड्डियों के सेल्स को इकट्ठा करेंगे तो पूरी बॉडी में एक ही जैसा होगा। परंतु कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जो बिल्कुल अलग बनावट की होती है। जैसे कि लीवर में उपस्थित हेपाटिक सेल, वो बाकी सेल जैसी नहीं, इसका बनावट बिल्कुल ही अलग है। किडनी में आने वाले रीनल सेल, पैनक्रियाज में आने वाले पैनक्रियाटिक सेल, और वैसे ही नर्वस सिस्टम में आने वाले नर्व सेल, जिनको कि शॉर्ट में हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं।
न्यूरॉन ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा। कभी भी यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जा कर के, गूगल पे सिंपली जा कर के आप न्यूरॉन लिख के इमेजेस में देखेंगे तो न्यूरॉन का चित्र आपको दिखने लगेगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो एक कोशिका के अंदर, नॉर्मली मैं पूछूं कि कोशिका के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं तो बहुत सारे नाम याद आएंगे। लगभग 12, 13, 14 प्रकार की चीज़ है। साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो नर्व सेल होते हैं न्यूरॉन, इनमें बस 4 ही चीज़ होती है। बीच में एकदम बिल्कुल सन, सूरज की तरह, उसको सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद एक लंबी पूंछ जैसी होती है जिसको कि एक्सॉन कहते हैं। अब ये पूंछ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से पतले पतले धागे धागे जैसे निकलते हैं, और वो जो ऊपर सेल बॉडी है स्टार की तरह, उसमें से भी पतले पतले धागे जैसे निकलते हैं जिनको डेंड्रॉन कहते हैं। अच्छा, आज के सेशन में जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको अभी अगले सेशन समाप्त होने के अगले 1.5 से 2 घंटे के अंदर मैं PDF फॉर्म में फेलोशिप ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। तो ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ PDF के रूप में मैं आपको सेंड कर दूंगा न्यूरॉन के पिक्चर के साथ। और वह जो डेंड्रॉन्स है चारों तरफ धागे की तरह निकले हुए, आगे जाके और भी बारीक बारीक धागों में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको ही डेंड्रॉइड्स कहते हैं। बस यही 4 चीज़ होता है। क्या? सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। अब ये एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसा समझ लो जैसे हमारे घर पे 2 तरह की सप्लाई आती है। एक पानी की सप्लाई आती है, तो पानी की सप्लाई कैसे आती है? पाइप के द्वारा। तो जो पाइप है वो हमारे वेन और आर्टरीज है, हमारे ब्लड वेसल्स है, और उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो क्या है? हमारा ब्लड है। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सीरम, जो भी है, ये सारा। उसी तरह एक और कनेक्शन हमारे घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का। तो जैसे बिजली का कनेक्शन आता है, कैसे आता है? वायर से आता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी बिजली का कनेक्शन है जिसको कि नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम मतलब एक मोटी वायर है, उसके अंदर पतले पतले वायर है, वही सारे न्यूरॉन्स है। तो जैसे उस पाइप के अंदर पानी जा रहा था तो इसके अंदर भी तो कुछ जा रहा होगा। जैसे वायर हमने क्यों लगाया? कि उसके अंदर करंट जाएगा। तो वो करंट को ही कहते हैं इम्पल्स। जो हमारे नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन से होकर दूसरे न्यूरॉन तक जाती है उसको कहते हैं इम्पल्स। एक चीज़ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पल्स और इम्पल्स दोनों अलग अलग है। पल्स जो दिखाता है ब्लड वेसल के प्रेशर को दिखाता है। जो ब्लड जिस नलिका के अंदर बह रहा है उसका जब प्रेशर चेक करते हैं या उसकी जो धड़कन चेक करते हैं वो होता है पल्स। और जो हमारे नर्वस सिस्टम में करंट आगे पीछे जा रहा है उसको कहते हैं इम्पल्स। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। एक तो गड़बड़ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में। कई लोग, एक मैं आरोग्य पीठ की बात बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट थे अजय, भिवानी से आए हुए थे। तो उन्होंने 8-10 दिन ट्रेनिंग करने के बाद एक दिन मेरे से पूछा कि सर, प्रोस्टाग्लैंडिन तो केवल मर्दों में होता है, औरतों में तो होता नहीं है, तो फिर हम औरतों को 30 मेडुला क्यों देते हैं? मैंने पूछा ऐसा किसने बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन औरतों में नहीं होता है? तो उसी दिन आपने ही बताया था जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहे थे। मैंने कहा हे भगवान, वो प्रोस्टेट ग्लैंड था, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे ही शब्द होते हैं। तो इसी तरह पल्स और इम्पल्स भी है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो इम्पल्स जो है वो नर्व्स में एक नर्व से दूसरे नर्व तक जाता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है, हमारे घर में वायर जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जो नर्व्स के जो डेंड्राइट्स आपस में जुड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ टच नहीं रहते हैं, वहाँ बहुत बारीक सा एक गैप रहता है। तो इस गैप में इधर का इंफॉर्मेशन उधर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए। तो वही जो बीच का मीडियम है उसी को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड हमारे बीच में आया कैसे। तो उसके पहले एक चीज़ बता दूं, दोनों डेंड्राइट्स जहाँ पे जॉइंट होने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी दूरी पे, तो दोनों जॉइंट्स के बीच में जो गैप होता है ना उसको साइनेप्स कहते हैं।
जैसे हमारे घुटने के ऊपर और नीचे हड्डियों के बीच में जो गैप है उसको भी साइनेप्स कहते हैं। उसके बीच में जो फ्लूइड है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जहाँ भी दो चीज़ें जुड़ी हुई है लेकिन टच नहीं है एक दूसरे से, थोड़ा सा गैप बना के रखी है तो उसको साइनेप्स कहते हैं। बिल्कुल टच हो जाएगा तो वो तो जॉइंट हो गया। अगर थोड़ा सा भी दूरी है, बिल्कुल टच नहीं है फिजिकली, तो उसको साइनेप्स कहेंगे। तो हमारे डेंड्रॉइड्स भी इसी तरह होते हैं। तो अभी हमारे शरीर में अनेकों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। जैसा मैंने बताया, हम तो एसिटिल्कोलाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं जब न्यूरोट्रांसमीटर की बात आती है। तो बेसिकली हमारे अंदर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका अगर बेसिक रॉ मटेरियल देखा जाए कि वो आखिर बने किस चीज़ से हैं, तो वो प्रोटीन से बने हैं। अभी आप लोग को पता होगा प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अलग अलग चीज़ें बनती हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, पेप्टाइड्स बनते हैं। तो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? 3 तरह के हैं। पहला है गाबा, लिखिएगा नहीं, मैं सारा कुछ पीडीएफ में दे दूंगा। पहला है गाबा, दूसरा है ग्लूटामेट एस्पार्टेट, स्पेलिंग बहुत अजीब सी है, वो पीडीएफ में मैं बना के दे दूंगा। और तीसरा है ग्लाइसिन। ये जो है अमीनो एसिड से बने हुए हैं। और कुछ ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो एमाइंस से बने हैं। एमाइंस, ये अमीनो एसिड है, वैसा ही एक एमाइंस भी होता है, वैसा ही पेप्टाइड्स भी होता है। ये सारे प्रोटीन के ही रूप हैं। तो कुछ एमाइंस से भी बनते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो अमीनो एसिड से जो 3 तरह के बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन, इसमें से 1-2 के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा गाबा को समझ लेते हैं। हम सभी को पता है कि नींद आने के लिए सेरोटोनिन जिम्मेदार है। तो हम अभी सुबह किसी को 10 बजे 8 मेडुला 50 बार दे देंगे तो क्या वो सो जाएगा? नहीं सोएगा। आप 50 बार क्या 1 लाख बार उसको 8 मेडुला दो, नहीं सोएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में गाबा बन रहा है। ये गाबा काम क्या करता है? ये स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करता है। स्लीपिंग पैटर्न को, कि हमें कब सोना है, कब जागना है। जो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कहते हैं ना, 6th सेंस, सुबह भोर में 3 बजे ट्रेन मेरे को पकड़नी है, मैंने 1:30 बजे का अलार्म लगाया 1:30 का, और ठीक 1:25 या 1:20 में अलार्म बजने से पहले ही मेरी नींद खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मैंने सेट कर दिया था, वो मेरे जो कहते हैं ना हम लोग का कि सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो गया। तो सब कॉन्शियस माइंड में बहुत सारा चीज़ सेट होता है, लेकिन उसमें स्लीपिंग, सोने से लेकर के स्लीपिंग को लेकर के जितनी सारी चीज़ें स्टोर होगी, वो सारी जिम्मेदारी गाबा की रहेगी। उसको पता है कि आज बंदे को कितने बजे सोना है और कल सुबह कितने बजे उठना है, वो ठीक उतने बजे उठा देगा। तो स्लीपिंग का जो पैटर्न होता है, देखो दोनों चीज़ में ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। सोने के लिए जो केमिकल चाहिए, नींद लाता है सेरोटोनिन, लेकिन नींद कब लाना है ये डिसाइड करता है गाबा। समझ में आ गया होगा इसको? अभी अगर गाबा नहीं बने, हम लोग सोचते हैं ना, वो किसी को नींद नहीं आ रही है ना, इसका मतलब सेरोटोनिन नहीं बन रहा, धड़ाधड़ हम लोग 8 मेडुला पे काम करते हैं। कल शायद क्वेरी में भी मैंने एक बताया था इंसोम्निया का ही केस के बारे में, कि ठीक है हमें 8 मेडुला तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेन के अदर पार्ट्स को भी एक्टिवेट करना, उसके लिए हमें बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देना है। तो गाबा क्या है? ये स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन रखता है। अगर गाबा कम बने तो क्या होगा? उसको अजीब सी बीमारी हो जाएगी। देखेंगे कि सुबह 10 बजे तक सो रहा है, 10 बजे उठा, अपना काम किया, और रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जगा हुआ है। वो भोर में 3 बजे सोएगा तो जाहिर बात है 10 बजे उठेगा, लेकिन उसका स्लीपिंग जो पैटर्न है वो गड़बड़ हो गया है। तो आजकल ये जो स्क्रीन रेडिएशन है, जैसे रेडिएशन की बात होती है ना, तो वो एक फिल्म आई थी अभी रोबोट 2.0, उसमें वो पक्षी राज था कि मोबाइल के रेडिएशन से पक्षियां मर रही है। हम लोग भी सुनते हैं कि यार मोबाइल के रेडिएशन से हमें कैंसर हो जाता है, वो बात तो हमें पता है। लेकिन हम जो स्क्रीन, मोबाइल इतने देर चला के अपने आंखों के सामने या अपने स्क्रीन के सामने रखते हैं, या घर पे 10 फीट 12 फीट की दूरी में बैठ के हम टेलीविज़न देखते हैं, तो टेलीविज़न के स्क्रीन से भी रेडिएशन निकलता है, और वो मोबाइल टावर के रेडिएशन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आजकल के टाइम में आप देखोगे, अगर स्टडी को पढ़ोगे, ये जो मैं आज न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बता रहा हूँ, ये 1 अप्रैल 2023 को WHO के द्वारा ऑथेंटिक रिपोर्ट है। भारत में
23% की दर से पिछले साल 2022 से लेकर के अभी तक जो ऑटिज्म के केसेस बढ़े हैं वो 23% बढ़ गए हैं। मतलब पूरे 2022 में जितने बच्चों में ऑटिज्म पाया गया था, अभी 2023 खत्म भी नहीं हुआ है, अभी अगले 5 महीने में उससे 23% ज़्यादा मिल गए हैं। तो आप समझ सकते हो ये साल खत्म होते होते तक क्या हालात रहेंगे। तो हमें ये स्क्रीन के रेडिएशन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये गाबा का स्तर को जो है कम कर देता है। अब गाबा का स्तर कम हो जाएगा तो क्या है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। कब सोना है कब जागना है समझ में ही नहीं आएगा। आप लोग अक्सर देखोगे जो लोग बहुत रात तक मोबाइल चलाते हैं ना, तो वो बहुत रात तक, मतलब क्या, रात को 11-12 के बीच में तो बहुत नींद आती है, फिर भी मोबाइल चलाए जा रहे हैं। अब 12:30-1 बजे के बाद वो सोने की कोशिश करेंगे, नींद ही नहीं आएगी। फिर कहते चल यार 15 मिनट और चला लेते हैं। ऐसे करते करते भोर के 2 या 3 बज जाते हैं। तो बिल्कुल गाबा को डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे गाबा डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपके अंदर धीरे धीरे एंजाइटी आने लगेगी, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, निद्रा आने लगेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगेगा। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा जो लोगों को दिखेगा नहीं लेकिन महसूस होगा। धीरे धीरे आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे लोगों से। तो ये गाबा को बहुत संभाल के रखना है। दूसरा जो है इसका न्यूरोट्रांसमीटर जो मैंने बताया था, ग्लूटामेट। अभी बहुत सारे लोग, एक देहरादून के हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं शिखा जी, वो बोल रहे कि सर मेरे को ना कुछ भी पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो हमें तुरंत ख्याल आता है कि यार हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करना चाहिए, अग्र मस्तिष्क को एक्टिवेट करना चाहिए, क्या है कि स्टोर करने का काम यही करता है। लेकिन स्टोर करने का काम मतलब वहाँ तक ले जाने का, ले गए तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक ले जाने का काम भी तो होना चाहिए। तो ले जाने का काम कौन करता है? यही ग्लूटामेट करता है। तो अगर किसी की लर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है ना, तो समझ लीजिए उसके पीछे ग्लूटामेट जिम्मेदार है। मतलब ग्लूटामेट नहीं जिम्मेदार है, वो बेचारे को बनने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ये हो गया ग्लूटामेट का। इसके अलावा और भी है, उसके ऊपर ज़्यादा उतना डिटेल्स में बात करके फ़ायदा नहीं है। सेकंड आते हैं एमाइंस के ऊपर। तो एमाइंस में 2 तरह के केमिकल्स है। अब इसको इसलिए केमिकल्स कहा मैंने कि ये है तो हार्मोन, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। कैसे और कौन से हैं? तो वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के जो अंदर वाला पार्ट है ना, जिसके लिए हम लोग स्वेट पॉइंट देते हैं, उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो वो एड्रिनल मेडुला में से 2 हार्मोन बनते हैं, एड्रिनलाइन और नॉर एड्रिनलाइन। ये हार्मोन है, लेकिन कभी कभी ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। एड्रिनलाइन, जिसको कि हम लोग आम भाषा में इपिनेफ्रिन भी कहते हैं। नॉर एड्रिनलाइन, उसको हम लोग नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। तो हमारे रोज़मर्रा के जो काम है वो नॉर एड्रिनलाइन या नॉर इपिनेफ्रिन जो कह सकते हैं, ये संभालता है। एड्रिनलाइन कब काम करता है? जब हम मुसीबत में होते हैं, कुछ बड़ा दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अभी जैसे बालासोर। तो अपन के रिलेशन में जितने भी लोग हैं ना, जो भी कोलकाता से चेन्नई जा रहे थे, सबने फ़ोन घुमा लिया होगा कि हाँ कैसे हैं, पता चला कुछ ये वो। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी मुसीबत की घड़ी आ गई है। एक बंदा बीमार है जो उठ बैठ सकता है, चलता है बहुत धीरे धीरे, वो ठीक से चल नहीं सकता, उसके पीछे शेर लगा दो, कम से कम बंदा भाई 500 मीटर तो एकदम दौड़ ही जाएगा, उसके बाद चाहे जो हालत हो। क्यों? क्योंकि मुसीबत में है, तो वहाँ पे एड्रिनलाइन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एड्रिनलाइन जो है ये हमें मुसीबत से बचाने का काम करता है। यह भी मैंने बताया पहले हार्मोन है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। एड्रिनलाइन के बाद इसी में एमाइंस में ही आते हैं अगले और 2, सेरोटोनिन और डोपामाइन। देखो ये वरीयता के हिसाब से है। हम लोग एसिटिलकोलाइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन ये सब नाम जानते हैं। गाबा भी हमने सुन रखा होगा, शायद ग्लूटामेट नहीं सुना होगा, ग्लाइसिन नहीं सुना होगा। ये वरीयता के ऊपर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? तो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाबा की, उसके बाद ग्लूटामेन की, ऐसे ऐसे है। तो ये वरीयता के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये एड्रिनलाइन, नॉर एड्रिनलाइन के विषय में बताया। अब आते हैं सेकेंड, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन के विषय में भी कुछ अधूरी जानकारियां हैं हमें। हम सोचते हैं
कि ये हमारे स्लीप को अर्थात नींद को लाने में हेल्प करता है, परंतु ये अधूरा है। इसके अलावा ये हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? सपोज कुछ इंसिडेंट्स बता रहा हूँ मैं। 2022 की कुछ क्लासेस आपको याद होगी, जब मैं दिल्ली में था उस समय मैं और विश्वा सर दोनों क्लास में रहा करते थे। अभी क्लास के बीच में ही कुछ एक बहुत कॉमन सा मैंने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर मैंने सबको डांट लगाई और क्लास बंद कर दिया। मेरे को गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ, अचानक से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों हो गया पता है? मेरे को गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि उस समय सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। तो ये सेरोटोनिन जो है ये बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। अगर सेरोटोनिन कम बनने लगे या नहीं बनने लगे तो हमें लगता है कि ओहो इसका मतलब नींद नहीं आएगी। खाली इतना ही नहीं है, नींद नहीं आएगी, वो बंदे को डिप्रेशन हो जाएगा। वो काम की बातें कुछ सोचेगा नहीं, इधर उधर की बातें बहुत सोचेगा, फिर उसको टेंशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा, फिर बहुत सारे लंबी कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये सेरोटोनिन जो है बिहेवियर के ऊपर भी काम करता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ मैं पीडीएफ भी भेजूंगा। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर किस किस टॉपिक पे काम करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट का निर्धारण कर सकें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो हमारा वो हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट है, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, उसके बाद 6 मेडुला 4 थायराइड पे 4 थायराइड। अब इसमें कई बार सॉरी कई बार मैंने चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि 6 मेडुला की जगह 8 मेडुला ऐड कर दिया। तो वो कंडीशन के हिसाब से कब कैसे सेट करना है इसको समझने के लिए पहले ये न्यूरोट्रांसमीटर को समझना आवश्यक है। इसीलिए ये चीज़ मैंने बताई। अभी जैसा सुन के आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना उलझन भरा है यार, इतना कौन याद रखे। लेकिन 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे, हर पेशेंट को देखने के पहले न्यूरोट्रांसमीटर को ध्यान में रखेंगे कि सब कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, ये है वो है। उसमें हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या इनके साथ ऐसा तो नहीं है कि इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये था सेरोटोनिन। अगला इसी चक्कर में आता है एक डोपामाइन। अच्छा, सेरोटोनिन भी एक हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। आते हैं डोपामाइन, ये भी हार्मोन है लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। 2022 के लास्ट के तरफ में मैंने एक सेशन कराया था हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर। तो ये डोपामाइन भी जो है ना हैप्पी हार्मोन्स के अंदर ही आता है। लेकिन इसके साथ एक बुरी बात है, ये हैप्पी हार्मोन तो है, जब किसी काम को करने में हमें मज़ा आ रहा है तो समझ लीजिए उस समय हमारे ब्रेन में डोपामाइन फटाफट बन रहा है। लेकिन इसकी बुरी बात यही है, इसकी क्या सभी की बुरी बात है कि कोई भी केमिकल अगर कम ज़्यादा हो जाए तो कुछ गड़बड़ तो हो ही जाता है। इसका यही है कि कम हो जाए तो भी भयानक गड़बड़ है, ज़्यादा हो जाए तो भी भयानक गड़बड़ है। कम हो जाए तो पार्किंसन नाम की बीमारी हो जाती है। हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब है, इतना बढ़िया इंजेक्शन देते थे, कल ही शाम को उनसे बात हुई थी। अब नहीं दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके हाथ कांपते हैं। तो यही पार्किंसन है। तो अगर कम हो जाए तो पार्किंसन होगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो कभी सोचा डोपामाइन अगर ज़्यादा हो जाए तो हैप्पी हार्मोन है, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहने लगेंगे। लेकिन जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है ना उस चीज़ को आप बार बार करने लगेंगे। और इसी को शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं लत लगना, आदत लगना। तो अगर किसी चीज़ की आपको आदत लग गई है, जैसे अभी के टाइम में, पहले तो लोगों को क्या कहते थे कि नशे की आदत लग गई, कोई शराब पीता है तो शराब की आदत लग गई है। आजकल के न्यू जनरेशन में मैं ये WHO की ऑथेंटिक रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में युवाओं के अंदर जो 15 साल से 30 साल के बीच में हैं, इनके बीच एक बहुत खतरनाक एडिक्शन चल रहा है, वो है पॉर्न वीडियो का। ये एडल्ट जो फिल्म्स आती है इसको देखने का सबसे ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है।
और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है डोपामाइन। अभी डोपामाइन को बैलेंस रखने के लिए मैं हो सकता है आपको बाद में एक वीडियो बना के भेजूंगा, क्या क्या चीज़ें करेंगे तो डोपामाइन बैलेंस रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। उसमें एक सबसे बड़ी बात है सन बाथ, मतलब हर रोज हमें कुछ समय निकाल के स्पेशली धूप में बैठना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी धूप से बहुत दूर है, घर में है, सुबह सो करके 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी उठे, घर में एसी चल रहा है, फ़ैन है, कूलर है, सब कुछ है, आराम से इंडक्शन पे खाना बनाई मम्मी ने, खा लिया, खा के बाहर भी जा रहे हैं गाड़ी पे तो एसी गाड़ी में जा रहे हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ भी एसी है, जो सिनेमा हॉल में जा रहे हैं वहाँ भी एसी है। धूप से सामना बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण ये एडिक्शन की आदत जो है बढ़ रही है। तो डोपामाइन में याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक है, ये आदत भी लगाता है, लत लगवाता है। ये बहुत खतरनाक हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ अदर न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जिसमें आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिटिल कोलाइन और एंडोर्फिन। अभी तक ये भी बात सही है कि एंडोर्फिन के ऊपर भी बात करें तो अभी तक लोग कन्फ्यूजन में रहते थे कि एंडोर्फिन है क्या। जैसे कल के सेशन में मैं बताया था ना कि अभी तक प्रोस्टाग्लैंडिन के विषय में नहीं पता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे ही है, वो हार्मोन है लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो अदर्स में ये तीनों मैंने बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हेल्थ साइंस के लिए नहीं है, ये कुछ अदर पर्पस के लिए है। जो लास्ट वाले दो है एसिटिल कोलाइन और एंडोर्फिन, इसका नाम हमने बहुत सुना है, काम भी पता है एसिटिल कोलाइन का कि ये स्लाइवा बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में मैसेज देता है। इसके अलावा ये मसल्स को सिकोड़ता है टाइलिन से, या जो भी स्लाइवरी ग्लैंड्स है, लिंगुअल है, सबलिंगुअल है, इनसे स्लाइवा कैसे ज़्यादा निकलने लगता है कि हमें भूख लग गई, 15 मेडुला देंगे थोड़ी देर बाद भूख लगे। वो 15 मेडुला देने के बाद वो क्या करता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स को सिकोड़ देता है, उनके अंदर जितना भी रस रहता है उसको निचोड़ के मुंह में ला देता है। अब जैसे ही मुंह में स्लाइवा आ गया तो हम तुरंत खाने के लिए ढूंढने लगेंगे। तो ये किसी भी चीज़ को सिकोड़ने का काम करता है। और एंडोर्फिन क्या करता है, एंडोर्फिन पॉइंट तो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। तो एंडोर्फिन क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है लेकिन ये पागल न्यूरोट्रांसमीटर है, उल्टा काम करता है। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे अचानक से हमारा हाथ गर्म पानी में चला गया तो क्या होगा, वहां से सेंसरी नर्व जो है ब्रेन को मैसेज भेजेगी न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही कि हाथ जो है गर्म पानी में चला गया, हाथ गर्म पानी में चला गया। तो हम तुरंत क्या करते हैं, हाथ को खींच लेते हैं। ये कैसे हुआ, ब्रेन ने तुरंत मोटर नर्व के द्वारा मैसेज दिया कि हाथ को पीछे खींच लो। अब ये एंडोर्फिन जो है ना, ठीक इसका उल्टा काम करता है। जैसे हमें चोट लग गया और बहुत दर्द हो रहा है तो टंग 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 हर 1 नैनो सेकंड में एक इम्पल्स हमारे ब्रेन के पास जा रही है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द। मेरे को तो बोलने में भी 2-3 सेकंड लग जा रहा है। वो 1 नैनो सेकंड मतलब 1 सेकंड के 1 लाखवां हिस्सा में मैसेज जा रहा है ब्रेन में। बेचारा दिमाग परेशान है, इतना दर्द हो। तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करेगा और जब नहीं होगा तो वो एंडोर्फिन रिलीज करेगा। तो देखेंगे कितना भी चोट लगा हो, धीरे धीरे के बाद कुछ देर के बाद उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे एंडोर्फिन वहाँ पे पहुँचेगा वैसे वैसे दर्द कम होने लगेगा। आज के समय में कुछ भी प्रॉब्लम जैसे दर्द वाली हो जाए, माइग्रेन हो रहा है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, बैक की कोई इश्यू है, कुछ भी हो जाए तो पेन किलर जरूर देते हैं डॉक्टर। ये पेन किलर क्या है, ये आर्टिफिशियल एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन जो है वो दर्द को दबाने का काम करता है। अर्थात कोई भी दर्द वाला पेशेंट आए तो उसको हम एंडोर्फिन का पॉइंट दे सकते हैं। अभी बात करेंगे कि ये तो हो गए सर, आपने बता दिया इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, इनकी कमी से या ज़्यादा होने से ये बीमारियां हो सकती है। अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो एक चीज़ बेसिक ध्यान रखना, हम जो 15 मेडुला देते हैं वो सिर्फ एसिटिल कोलाइन के लिए नहीं है। मेडुला हम जितने भी देते हैं वो सारे हाइपोथैलेमस को ही एक्टिवेट करते हैं। हाँ, हाइपोथैलेमस के अलग अलग पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। जैसे 1 मेडुला है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व को, क्रेनियल नर्व को एक्टिवेट करता है। 2 मेडुला जो है वो ऑप्टिक नर्व को करता है। इस तरह अलग अलग है सबका। तो सारे 15 मेडुला जो है वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर को ही एक्टिवेट करते हैं। लेकिन हाँ, उनके साथ साथ अलग अलग पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे हमें सेरोटोनिन चाहिए तो
15 मेडुला के साथ हमें 8 मेडुला भी ऐड करना पड़ेगा। हमें अगर डोपामाइन चाहिए तो 15 मेडुला के साथ हमें 20 मेडुला भी ऐड करना पड़ेगा। एसिटिलकोलाइन चाहिए तो 15 मेडुला तो है ही है। तो कभी भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर की आपको कमी लग रही है तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, चाहे आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 15 मेडुला अवश्य दीजिए अगर न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी है तो। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा सेशन, अब छोटा भी इतना भी नहीं था, मेरे ख्याल से लगभग 30-35 मिनट तो हो ही गए, लेकिन हाँ इतना मेरे को यकीन है कि अगर इस ऑडियो क्लिप को आप 2 से 3 बार सुन लेंगे तो कम से कम एटलीस्ट न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जो भी आपका विज़न है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आगे हर रोज़ सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कुछ लाजवाब टॉपिक्स के साथ। अभी आप लोग तो डायरेक्ट लाइव मीटिंग में जुड़े हुए हैं, बाद में कुछ बंधु इस वीडियो को यूट्यूब पे या फेसबुक पर भी देखेंगे। तो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर फेसबुक के पेज पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कल मिलेंगे सुबह 7 बजे ऐसे ही एक और भी इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर। आज का विषय थोड़ा सा क्रिटिकल था, कल का विषय जो है बहुत लाजवाब और थोड़ा सा फनीस्ट भी रहने वाला है। तो जिस भी लिंक से अभी आप लोग जुड़े हुए हैं सेशन में, इसी लिंक पे अगर कल लिंक आपको ना भी मिल पाए तो लिंक यही सेम रहेगा, टाइम यही सेम रहेगा, सुबह के 7 बजे जुड़िए हमारे साथ। मिलेंगे कल फिर सुबह 7 बजे तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।